वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आजकल उन दोस्त ममालिक के दौरे पर हैं जिन्होंने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की थी। तुर्की और आज़रबाईजान के दौरे के बाद आज शहबाज शरीफ साहब इज़हार तशक्कुर के लिए 2 रोज़ा दौरे के ऊपर ताजिकिस्तान पहुँच गए, जहाँ दोशंबे में ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ साहब का इस दौरे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान साहब से भी मुलाकात करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत भी करेंगे। खैर, गौरतलब बात यह है कि भारतीय मीडिया जो है ज़ोरों शोर से इन दौरों और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो जहरीला प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर चुका है। इंतहा पसंद हिंदू मीडिया और भारतीय क़यादत सिर्फ पाकिस्तान से ही नाराज़ नहीं, बल्कि वो अब तुर्क सदर हों या आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान की क़यादत, सभी के ख़िलाफ़ जो है वो आपको जहर उगलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यकीनन इस बात की निशानदेही है कि भारत जो है वो सिफारती महाज पर दबाव का शिकार है, और तो और ख़ुद इसका वफ़द जो अमरीका के दौरे पर था वो सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ तनकीद का दफ्तर खोल कर बैठ गया। यकीनन भारत जो है बहुत झुंझलाया हुआ है और वो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की बहराज जारियत और मुहिमजोई का मुर्तकब हो सकता है। बिलावास्ता तौर पर तो उसकी तरफ से हम देखते हैं कि रियासती और आबी दहशतगर्दी तो जारी है ही। इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये बयान तवज्जो तलब है कि पाकिस्तानी जो है कभी भी कश्मीर को जो है नहीं भूलेंगे और कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं। ये बात उन्होंने जामियात के वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से खिताब के दौरान कही। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जी, कश्मीर जो है आलमी सतह का मसला है और भारत उसे दबाने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए पैगाम यही है कि भारत की तरफ से हर तरह की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार हमें रहना होगा। भारतीय क़यादत की खित्ते में गलबे की ख्वाहिश, मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा और पाकिस्तान को अपनी शराइत पर ये जो मसला है उसका हल थोपने की कोशिश जो है वो खित्ते के अमन के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो 2 खबरें सबसे ज़्यादा अहम हैं। नया बजट, जिसके हवाले से अवाम के जहनों में उम्मीदों से ज़्यादा खदशात हैं। IMF की हिदायत पर बनने वाले ये बजट क्या पाकिस्तान को जो है पायदार तरक्की की राह पे डाल सकेगा, ये अहम सवाल है। और ये सवाल भी उतना ही अहम है कि क्या इस बजट में भी कुर्बानी जो है सिर्फ अवाम को देनी होगी या इसमें हुक्मरान और हुक्मरान अशराफिया भी अपना कुछ हिस्सा डालेंगे। दूसरी अहम खबर जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो फिर तहरीक चलाने का इरादा कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी क़यादत कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करना चाह रही है और क्या PTI तहरीक चलाने की पोजीशन में है, ये भी बहुत ही अहम सवाल हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जी PTI के रहनुमाओं के दावे भी काबिल गौर हैं कि इमरान खान जो है ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। क्या वाकई ये मुमकिन है? और इसी मौजू से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, मारूफ कानूनदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप सफ़र में आपने गाड़ी रोकी है फ्रॉम योर, कहते हैं इस्लामाबाद से आप लाहौर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोबारा इशारा दिया गया है तहरीक चलाने का, इमरान खान ने जो है कन्वे किया ये मैसेज, लेकिन साथ ही साथ उसी साथ में कुछ लो और कुछ दो, गिव एंड टेक की भी बात हो रही है। मामला है क्या? कुछ समझाइए हमें। देखिए, कोई गिव एंड टेक का मसला है ही नहीं। मैं मौजूद था जब अलीमा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने कहा, ये पता नहीं इनके मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है उसने जो जिस अंदाज से इसे खुसूसन उनका डिसइंफॉर्मेशन सेल जो है, तो ये उन्होंने इस अंदाज से कहा है, उन्होंने कहा है कि बताएं तो सही कम से कम कि आपका मसला क्या है, आप चाहते क्या है हमारे भाई से। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गिव एंड टेक करना है या हम आपके साथ जो है इस मामले में कोई भी जो है हमारा भाई वो आपके साथ कोई डील करने के लिए जो है तैयार है। इमरान खान ने मुझे खुद कहा है कि वो डील का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ना तो मैं मुल्क छोड़कर जाऊंगा इन चोरों डाकुओं की तरह महलात में जाऊंगा, और ना ही मैं मुल्क छोड़ के जाने वाला हूं। मेरा मरना जीना इसी धरती में है। मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा, भले मुझे ये सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिर आए। सो वो इस मामले में बड़ा दो टोक वाज़ेह क्लैरिटी है। अच्छा खोसा साहब, ये तो बताइए, आपने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इमरान खान जो है डील करने के लिए तैयार नहीं है, ना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये जो तहरीक चलाने की बात हो रही है उसमें कोई हतमी तारीख का कोई वो है कि कब शुरू करेंगे? इस महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, क्या इरादा है? देखें, आप इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद, ये बल्कि पहले भी हम एक इज्तिमा कर रहे हैं लाहौर में, और उसके बाद हमने जो है सिंध में करना है।
अब देखते हैं, फिर हमने क्वेटा में करना है और केपी के तो हमारा है ही, वो तो जब हम चाहें कर लेंगे। हम अपना आईनी और कानूनी हक पूरा इस्तेमाल करेंगे, भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। भले ये गोलियां मारते हैं, इन्होंने 26 नवंबर को भी गोलियां मारी थी, और भले ये हमें जो है ये यानी हमें जलसा करने की इजाजत नहीं देते, 144 लगा देते हैं, हमारे कारकुनों को उठा लेते हैं, हम ईरान को आज भी पाबंद चले आप लोगों के इरादे बुलंद, लेकिन खोसा साहब एक हकीकत ये भी है, जो आपकी पार्टी के नक्काज हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है कुछ पीटीआई धड़ों में तकसीम नजर आती है और कारकुनों और क़यादत के दरमियान फासले बढ़े हुए। कारकुन इतना पुरजोश नहीं है, वो ये देखता है कि बाद औक़ात कॉल दी जाती है और उसमें कारकुन आ जाते हैं और क़यादत जो है वो मौजूद नहीं होती है। तो ये कोई इस तरह के आप लोगों को समझते मुश्किलात होगी कि तहरीक जब चलाने जाएंगे उसमें? जी नहीं नहीं नहीं, देखें बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं है। ये दुरुस्त है कि हर जमात में कुछ डव्स होते हैं, कुछ हॉक्स होते हैं, यानी कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि धीमे धीमे से किया जाए, कुछ जो है जज्बाती होते हैं और वो जरा ज्यादा प्रोएक्टिवली और अग्रेसिव अंदाज से चाहते हैं। लेकिन जाहिर है हमारा, आपकी सोच है कि हमारा कारकुन पीपल्स पार्टी का जो टाइगर है वो कितना पुरजोश है, वो मांगता है कि एक कॉल तो दें। आप देखें तो सही, आप जो है किस अंदाज से हम इमरान खान को जो है उनके लिए हम आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। मैं गुफ्तगू सुन रहा था सेनेटर अली ज़फ़र साहब की, और उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान चाहते हैं कि इंसाफ और उनके केसेस जो हैं वो जल्द सुने जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की खातिर जो है कुछ लो और कुछ दो के लिए भी तैयार हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अली ज़फ़र साहब का बयान। जी देखें, खान साहब ने बिल्कुल ये कहा है कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत आपको इल्म है कि क्या है बातचीत। हम आइन मावरा कोई बातचीत न करने को तैयार है खान साहब, ना वो उस पर कोई तसव्वुर कर सकते हैं। आइन पर बात होनी है, आइन की अमलदारी यकीनी बनाई जाए, रूल ऑफ लॉ को मुसल्लम किया जाए। आइन काजी है कि जो है आर्टिकल 7 में, आर्टिकल देखिए 5 हो या आर्टिकल 7 हो, रियासत जो है अवाम को हक देती है, हक हुक्मरानी का, और लॉयल्टी टू द स्टेट मींस द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी वफादारी अवाम के साथ और पासदारी और अमलदारी कानून और आइन के साथ। तो इस पर अमल करें, बाकी मसले सारे हल हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो अवाम के खादिम है वो हावी होकर और मालिक बन बैठे और हुक्मरानी का दावा करें। उस पर बात बिल्कुल खान साहब करने को तैयार है, हमारी पार्टी करने को तैयार है, लेकिन एक इंच भी आइन से। अच्छा, मैं चाहूँगा 2-3 और इशूज से पहले कि हम ये सेगमेंट कंक्लूड करें। इमरान खान साहब का वही बयान जो है मेरे ख्याल में बड़ा अच्छी तरह रिपोर्ट भी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जी उन लोगों जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं जिनके बारे में उनका ख्याल है कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्या मतलब है इस बात से उनका? देखिए, कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है तो कोई भी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करती है। पार्टी हमेशा जो है असूल के साथ खड़ा होने वाले ही को पसंद करती है। पार्टी हमेशा वफादारी और लॉयल्टी ही, अगर वफा नहीं है तो वो फिर उसको कोई हक नहीं है उस पार्टी के अंदर रह जाए। कौन लोग हैं जिन पे शुबा है, किन लोगों पे शुबा है कि जी जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं? देखें यार, मुझे बताएं कि 3-3 अरब जिन्होंने ठुकराया है, अब आपको पता ही है 26वीं तरमीम से पहले अरबों की इन्होंने जो है ठुकरा कर जो है ये खड़े हुए हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। जिन्होंने जाना था, सेनेटर्स 2 गए, 5 हमारे MNAs गए, वो जिन्होंने बेजमीरी करनी थी वो कर चुके। लेकिन अब तो इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस में से कम मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा है, अगर उसको जरा भी उसके अंदर मलाल होता दिल के अंदर या वो होती कमजोरी होती तो वो बिक चुका होता और वो चला गया होता। तो ये जनरल बात उन्होंने ये की कि कोई भी अगर किसी की तरफ इशारा नहीं है तो। अच्छा, अब क्योंकि आपसे मेरे ख्याल में जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप यहाँ हमारे साथ मौजूद है, कुछ कानूनी मामलात पे भी बात कर लें। खुसूसी नशिस्तों का केस जो है वो किस तरफ जा रहा है? आईनी अदालत से क्या तवक्कुआत हैं आपको?
आपका क्या ख्याल है कि 26वीं तरमीम किस लिए की है? हमारे लिए की है। वो पाकिस्तान की तारीख का स्याहतरीन दिन था और अदालती निजाम का वो दुनिया, मैं समझता हूँ बदतरीन जो है फैसलों में शुमार होगा कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स ट्राई करें। और ये एक किस्म की अदालतों ने अपना तस्लीम किया कि हम इस लायक नहीं है कि हम जो है इंसाफ दे सकें और फैसले कर सकें, इसलिए फौज ही फैसला करे। यार इस तरह का फैसला कभी तस्वुरात में भी आ सकता था? हमारी हुकूमत आएगी तो पहला काम हम यही करें, हम पहला काम यही करेंगे कि आइन को तब्दील, ये 26वीं तरमीम जो की है इसको रिवर्स करेंगे। और ये जो इस तरह के स्याह फैसले हैं वो हम लेजिस्लेशन के जरिए उनको ओवर रूल करके समंदर में फेंकेंगे। ये नहीं हो सकता कि सिविलियंस पर आप जो है तलवार लटका कर और उनको एक्सपोज करेंगे मिलिट्री कोर्ट। उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तों का जो वो है मसला आपके हक में हल हो सकता है। देखें, ये भी अजीब बात है कि जब वहां 16 जजेस ने फैसला किया और 8 जज, इसमें 17 जजेस ने, 8 जजों ने हमारा वाज़ेह फैसला किया कि इनको सीटें मिलनी चाहिए, और बाकी भी सिवाय 2 जजेस के बाकियों ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। और कभी हमने ये सिंबल लेते हुए और तो और काजी फाइज ईसा जैसे चीफ जस्टिस, उसने भी ये कहा, मंदोखेल साहब का उसने अपनाया फैसले को, जस्टिस मंदोखेल साहब के फैसले को अपनाया कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि सियासी जमात ही ये खत्म हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैं तो ये तवक्को करता हूं और हम ये समझते थे कि कम से कम नजर सानी में वही बेंच बैठेगी, और अगर वही नहीं बैठेगी तो कम से कम उतनी तादाद तो, अददी तादाद तो वही होनी चाहिए। लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, आईनी बेंच 26वीं तरमीम की जो है ये पैदावार है, इससे हमें कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। सच बात ये है, लेकिन फिर भी हम कानून के और दामन को नहीं छोड़ते बाहर रख। अच्छा ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर का एक बयान जो है बड़ा मतलब है लोगों में कहते हैं मकबूल हुआ। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं ईद से पहले जो है रिहा हो जाएंगे। अब कानूनी मामलात पे आपकी गहरी नजर है, आपको लगता है ये हो सकेगा? देखिए, मैं साथ था, मैं ही उसमें वकील हूं जो अलकादर ट्रस्ट का केस है या वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है। 190 मिलियन पाउंड में भी एक ढेला नहीं ट्रिकल डाउन हुआ, वो सीधा सीधा लंदन से जो है वो उनकी क्राइम एजेंसी ने और उनकी अदालत ने सीधा भेजा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है शहबाज शरीफ के अकाउंट में भेज दिया, यानी सरकारी खजाने में भेज दिया। लेकिन इसमें जिस दिन लगेगा, 5 तारीख के लिए पेशी दी है, हमने 2 दफा धरना दिया, हाई कोर्ट ने तारीख देकर दफ्तर ने ना लगाया, तो हमने जो है सारी पार्टी ने आकर धरना दिया और इस्तदा की चीफ जस्टिस से। 5 को लग गई है। मेरे सामने जो बात गौहर ने की, पहले मैंने उसमें की, फिर अलीमा बीबी साहिबा ने किया, और गौहर ने जो तो आपके ख्याल में 5 को उसने यही कहा कि 5 तारीख को 5 को तारीख लग गई है, तो उसके बाद आपको उम्मीद है 5 तारीख लगाई गई है, और हमें कभी उम्मीद है कि जब ये सामने आएगा और सुनवाई होगी तो पता चल जाएगा कि ये कितना फजूल और वाहियात केस है और अदालत इसे उठा के फेंकेगी। हमें ये तवक्को है, अब भी है। अब ये छोड़ते हैं नहीं छोड़ते ये तो आपको पता ही है जो कुछ हो रहा है। जब ये बताइए, तो ये मेरा आखिरी सवाल के और दीगर मुकदमात की क्या नौयत है? देखें, बाकी मुकदमात जो 9 मई के हैं वो भी सभी की है। मैंने खुद जब इसकी एजाज सेनेटर एजाज उसकी करवाई, जमानत करवाई, तो उन्होंने कहा क्या है ये साजिश, तो कहने लगे कि FIR 12 तारीख को 12 मई 2023 को दी गई, 9 मई के उसके 1 महीना और 1 दिन के बाद जो है एक सितमा बयान लिखा गया साजिश का, और कहा गया कि 2 सिपाही जो है वो सफेद कपड़ों में कुर्सियों के नीचे जमान पार्क में जब इमरान खान और उसकी क़यादत मीटिंग कर रही थी तो कुर्सियों के नीचे ये सफेद पारचात में सिपाही छुपे हुए थे, जिन्होंने ये सुना कि इमरान खान कह रहे थे अगर मुझे गिरफ्तार कर ले तो फिर आपने चढ़ दौड़ना है। तो मुझे वो जजेस हंसे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा ये इतनी लग़्व और गैर मंतकी बात, आप एक दिन भी किसी को अंदर नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, और मुझे एक और बात बताइए, अब तक कितने मुकदमात रह गए इमरान खान साहब पे, उनकी बेगम पे?
क्या तादाद है लेटेस्ट इमरान नंबर? खान बेगम साहब पर तो ये आखिरी केस है, और ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें उनको अंदर रखा जाए। वैसे आपको पता ही है कि बनाने में तो माशाल्लाह ये माहिर है, जितने भी नामालूम केसेस हैं, एक इन्होंने ततिम्मा बयान लिखना होता है और पकड़ के अंदर अभी कर कितने देते हैं। केसेस हैं? अभी नॉन केसेस कितने हैं जिनको आप गिनती क्या कहती है? गिनती ये है कि बुशरा बीबी पर कोई ऐसा केस नहीं है। इमरान खान के जो 9 मई के हैं वो उसमें भी सभी की जमानत हो गई है। इमरान खान की भी जो है वो जमानत हो जाएगी और कोई केस नहीं रह गया। 200 केस से ज्यादा इमरान खान पर किए गए और बुशरा बीबी पर भी 50 से ज्यादा केसेस किए गए, लेकिन कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें देखें। एक तो साइफर का जो सबसे ज्यादा था, जिसमें खुद्दार कहते थे, वो हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका और बरी कर दिया। इद्दत का शर्मनाक मुकदमा इन्होंने बनाया, उसमें सजा करवाई और अपील में जो है वो भी बरी हो गया। मैंने खुद पहले केस में जमानत करवाई हाई कोर्ट से, जो है जिसमें 3 साल सजा की थी, वो भी सस्पेंड हो गई। बाकी जो है तोशा खाने वाले केस में जो 14 साल हुई थी वो भी मुअत्तल हो गई सजाएं। तो ये इस तरह के केसेस जो बना रहे हैं उसमें एक में भी जान नहीं है कि कहा जाए, और इमरान खान की दयानत पर तो कोई शक हो ही नहीं सकता। बहुत इसलिए कि उसने जो शौकत खानम में अरबों रुपया लगाया है उसको कोई उंगली नहीं उठाता। और नमल यूनिवर्सिटी भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। कहते हैं ना कि हमारी सियासत की जो हंगामा खेजियाँ वो वैसे ही जारी हैं, और कहते हैं जो टेढ़ापन आ चुका है हमारी सियासत में वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा। तो खैर यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं आने वाले बजट की, जिसका हम सबको इंतजार है। सुनने में आ रहा है कि जी हो सकता है कि बजाय 10 के 1-2 दिन मजीद जो है ताख़ीर से बजट का ऐलान किया जाए। हमारे साथ अगले सेगमेंट में मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, उनसे इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर जो दीगर खबरों के शोर में कहीं दबकर रह गई, वो आलमी बैंक की पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम के हवाले से रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जी ये मुल्क में गुर्बत और माशी नाहमवारी बढ़ाने का बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। इसे आप आलमी बैंक की मौजूदा टैक्स निज़ाम के खिलाफ चार्जशीट कह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के इंकशाफ जो है वो चश्मकुशा भी और अफसोसनाक भी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जी पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम आमदनी कम और माशी नाहमारियाँ ज़्यादा पैदा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर फाल निज़ाम जो है वो गरीब पर इजाफी बोझ डालता है और ये गुर्बत बढ़ाने का बायस है। आलमी बैंक के मुताबिक इस टैक्स स्ट्रक्चर में बरामदाद और पैदावारी नमू जो है वो नामुमकिन बन चुकी है। क्या नए बजट में हुकूमत इस मसले का कोई हल निकालेगी? क्या वो कम शराय सूद और आलमी मार्केट में गिरती हुई अजनास की जो कीमतें हैं उसका फ़ायदा उठाकर मुल्क में पायदार बुनियादों पर माशी नमू बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क दे सकेगी? बात करते हैं साबिक वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी जनाब मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब अपना कीमती वक्त देने का। हम देखते हैं कि हर साल कमो बेश जो हैं वो वही मसले आते हैं जब भी बजट मेकिंग की एक्सरसाइज हो रही होती है, इशूज़ वही पुराने हैं। इस बार कोई किसी आपको बड़ी तब्दीली की उम्मीद है? नहीं सर, वही रुत है कि जिसमें कुछ ना कुछ बोझ आवाम पे ज़्यादा डाल दिया जाएगा, कुछ अखराजात ज़्यादा कर दिए जाएंगे, और कहीं कहीं यहाँ पे टैक्स लगा दें, वहाँ पे टैक्स लगा दें। अभी जो थोड़ी सी नई जो बातें आ रही हैं वो ये कि अब नए नामों से टैक्स लगा रहे हैं। पहले लेवी कहते थे, अब इन्होंने कार्बन लेवी कह दी कि भाई हम कहीं माहौलियात के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अच्छा। या सेल टैक्स की मद में 5-10% सेल टैक्स और लगा देंगे, लेकिन उसको अब हेल्थ टैक्स कहेंगे। तो मतलब यही बातें हैं, मतलब ये कि बस कोई अखराजात कम करना नहीं करना, या जो वर्ल्ड बैंक ने ये जो बात की है, जो आपने सवाल में डाला था कि जो टैक्स का निज़ाम है जो मईशत को रोकता है, मईशत की पैदावार को रोकता है, मईशत की नमू को रोकता है, वो उसके अंदर कोई अब बेहतरी नहीं लेकर आ रहा है। जो टैक्स का निज़ाम है जो कि गरीब के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और अमीरों को या कम से कम अशराफिया को छोड़ देता है, उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो रही। अच्छा, ये आपने दिलचस्प बात की, और जो वर्ल्ड बैंक ने भी इसी को तौर पे जो कहते हैं ना उछाला है, दिखाया है कि टैक्स निज़ाम बड़ा ओप्रेसिव है आपका, और बकौल आपके अच्छे खूबसूरत नामों के साथ जो है वो टैक्सेस आएंगे। तो ये जो एक बात हो रही थी, मतलब है कि कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर कुछ उम्मीद की जा रही है कि जी 4-5% जो है टैक्सेस में कमी होगी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, शुरू करें आप तो आमिर भाई। देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे टैक्स के निज़ाम में 2 बेसिक गलतियां हैं। एक तो ये कि रिग्रेसिव टैक्स है कि गरीब के ऊपर ज़्यादा टैक्स होता है, अमीर के ऊपर कम टैक्स होता है। मिसाल के तौर पर अभी आपने
देखा कि दुकानदारों से टैक्स लेना था तो आप 3,000 रुपए भी रोज महीने के नहीं ले सकते उनसे, ठीक है। आपने कहा 56 अरब रुपए हमारा टैक्स का हदफ था, 56 अरब रुपया हमने लिया है 30 लाख रुपए। मतलब आप देख लीजिए कि 56 अरब से आप शुरू हुए, आप 30 लाख रुपए लेकर आए। जरिए अब टैक्स भाई की भी बात, सूरत हाल है। जी, अब आप बात कर रहे हैं कि हम 3,000 रुपए एक दुकानदार से नहीं ले सकते जो कि करोड़ों रुपए की दुकान है, लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार जो कि रोज 1 लीटर पेट्रोल भराता है सिर्फ, उससे आप 78 रुपए लेवी ले रहे थे, अब आप उससे 105 रुपए लेवी लेंगे, 100 रुपए लेवी लेंगे और 5 रुपए आप बोल रहे हैं कार्बन लेवी है, तो 105 उससे लेवी लेंगे रोज की, और उससे आप 20 रुपए, 15 से 20 रुपए आप उससे कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं पेट्रोल की। तो 120 रुपए यानी कि 3600 रुपए आप एक मोटरसाइकिल सवार से रोज टैक्स ले रहे हैं जो नौकरी करने जा रहा है। उसके बाद अगर उसकी 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह है, 50,000 रुपए से सिर्फ, तो उसके ऊपर टैक्स लागू है। लेकिन अगर आपके पास 1,000 एकड़ की ज़राई अराजी है तो वफाक आपसे टैक्स नहीं लेती, और अब तक सूबे ने भी कभी टैक्स नहीं लिया। तो एक तो ये है कि आप गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा डाल रहे हैं। फिर आपके कुछ इस किस्म के टैक्स है कि जो कि माशी पैदावार को रोकता है। मिसाल के तौर पर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके एक्सपोर्ट के ऊपर सुपर टैक्स है कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आपसे टैक्स लिया जाएगा, 10% आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। 61% कंपनियों के ऊपर इस वक्त, 38% टैक्स है इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो आपका जो अच्छा, जो टेक्निकल क्वालिफाइड इंजीनियर है, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। तो आपकी इकोनॉमी गिर रही है क्योंकि आपके काबिल तरीन लोग जो हैं, जो इनकी पैदावार ज्यादा होती है, वो तो बाहर जा रहे हैं। उसके बाद आपने डॉक्टरों के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर 49.5% टैक्स लगा के रखा है, तो आप उनको भी भगा रहे हैं। सो प्रोडक्टिविटी भी कम कर रहे हैं इकोनॉमी की, और आप जो है वो रिग्रेसिव टैक्स भी कर रहे हैं। तो जब तक आप इन दोनों निज़ाम को नहीं बदलेंगे, जब तक कि आप एक मुनसिफाना निज़ाम नहीं लेकर आते जो कि रैशनल भी हो, जो कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अजी, जो आप कह रहे हैं मुनसिफाना निज़ाम नहीं लेकर आते, तो इसमें ऑब्स्टिकल क्या है? जो बात आपको नज़र आ रही है, एक और दीगर माहिरीन को नज़र आ रही है, हुकूमत को क्यों नहीं नज़र आती? और वो उनके बुनियादी जो टैक्स बनाने का फ़लसफ़ा है, उसमें गलती फिर कहाँ करते हैं वो? लेकिन 2-3 जगह गलती है। एक गलती ये होती है कि एक तरफ से आपको अशराफिया ने झगड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने इस साल भी 600 से 700 अरब रुपया एनुअल डेवलपमेंट प्लान सूबों के और वफाक के PSDP के अंदर आपने MNA हजरात को और MP हजरात को दिए कि अपने इलाकों में नालियां लगाओ, सड़कें बनाओ, जो भी है। और उन प्रोजेक्ट्स में आपको पता है कि कम से कम 20-25 अरब रुपए से 20-25% से लेकर 40-50% तक उसमें बेकायदगी होती है। पैसे बेसिकली वो हो जाते हैं, जी, डाया हो जाते हैं। तो आप अगर आप अब 700 अरब रुपए आप वो डाल रहे हैं, तो आप 700 अरब रुपए कहीं से, IMF कहती है नहीं 700 अरब रुपए कहीं से लेकर भी आओ। तो एक तरफ अशराफिया ने कहा कि नहीं, हमको 700 अरब रुपए चाहिए हमारे खर्चे के लिए, दूसरी तरफ IMF कहता है टैक्स पूरा करो। तो आपको वो जो बोझ है वो गरीब लोगों के ऊपर आता है। अगर आप या तो आप इनको रोक दें, अशराफिया को, कि नहीं भाई, अगर इस वक्त मिसाल के तौर पर हमको दिफा में पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, हमको हमारी दिफा की वो बढ़ानी पड़ेगी, 2100-2200 अरब रुपए जो खर्च करते हैं उससे 2700-2800 ले जानी पड़ेगी, तो इस वक्त हमको ये रोक देना चाहिए, वो मुमकिन नहीं है। आप इस साल 2500 अरब रुपए आप खर्च करेंगे PSDP और ADBs में, उसको आप आराम से रोक 1500 या 1000 अरब पे ला सकते हैं और 1500 अरब रुपए पहुंचा सकते हैं। तो 1500 अरब रुपए पहुंचाएंगे, इसमें आप 500-700 अरब रुपए डिफेंस में और डाल दें, 200-300 अरब रुपए का आप रिलीफ दे दें नौकरी पेशा लोगों को, 200-400 अरब रुपए आप विश्व में गरीब तरीन लोगों को दे दें, आप अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान। मगर जरा अशराफिया जो है वो ये बात माने की नहीं चाहिए। आपने शुरू में कहा कि जी किफ़ायत शारी एजेंडे पे नहीं है, हुकूमत जो अपने खर्चे कम नहीं कर रही है। यही सवाल मैंने किया, नवेद कमर साहब थे मेरे प्रोग्राम में कल परसों, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा सिंबॉलिक है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना कि अगर आप किफ़ायत शारी की आप हमें बात करते हैं, ये अहम नहीं है। तो वाकई क्या अहम नहीं है? इस चीज़ को कॉन्टेस्ट करेंगे आप? चलिए, मैं कहता हूँ सिंबॉलिक ही सही, सिंबॉलिक करके दिखा दो यार। मतलब सीरियसली आप ये सोचे ना कि किस किस्म की बेहिसी है कि यहाँ पर किसी पाकिस्तानी आवाम के लोगों की 10% सैलरी नहीं बढ़ी, जिसपे आप 38% टैक्स लगाते हैं, और आप 188% अगर काबीना टैक्स अपनी तनख्वाह बढ़ा लेती है, और वो भी पीछे से, यानी कि मई में आएगा और हमको जनवरी से ज्यादा तनख्वाह दो, तो ये आपको लगता नहीं है कि ज्यादती है? ऐसी है। और उसके बाद ये तो मतलब आप कहते हैं कि ये भी सिंबॉलिक है। आपने हुकूमत के अफसरान की भी तनख्वाह आपने पिछले साल 18% बढ़ाई है, लेकिन महंगाई तो सिर्फ 7% भी नहीं बढ़ी, तो वो भी आप सिंबॉलिक है। वो अरबों रुपए लग जाते हैं, फिर उसके बाद पेंशन बढ़ जाती है, वो भी सिंबॉलिक है। फिर आप 110 अरब रुपया रेलवे में नुकसान करते हैं, वो भी सिंबॉलिक है। 100 अरब रुपया PIA में नुकसान करते हैं, वो भी सिंबॉलिक है। 600-700 अरब रुपये आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में नुकसान करते हैं, वो भी सिंबॉलिक है। तो फिर हर चीज़ सिंबॉलिक है भाई।
दुरुस्त। तो फिर अच्छा, इसी साथ में मुझे ये बताइए कि जो हुकूमत के पास कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं एहलकारों के पास, उनके फिर और अखराजात होते हैं, फ्यूल के अखराजात होते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि हर किसी भी आप मिनिस्ट्री में चले जाएं इतने ज़्यादा वहाँ पे चौकीदार, दरबान, जो स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ है, बहुत बड़ी तादाद है। अब तो अमेरिका में भी मतलब है बेल्ट लाइटनिंग हो रही है, तो हमारी ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोची जाती कि जी हमें रिस्ट्रक्चर करना है, वी शुड गो फॉर लीन एफिशिएंट गवर्नमेंट। सर आपको पता है इधर बड़ी मीटिंगें हुई हैं, हुआ कुछ भी नहीं। शहबाज साहब के साथ बड़ी मीटिंगें हुई हैं, राइट साइजिंग की। इन्होंने कहा था कि हम वजारतों को डिवॉल्व करेंगे, सूबों को देंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा वजारतों की राइट साइजिंग करेंगे, बंदे कम करेंगे, नहीं किया। ये कुछ किया नहीं है इन्होंने। देखिए बात सच्ची ये है कि पीएसडीपी के पैसे आप बचा सकते हैं, एडीबी के पैसे बचा सकते हैं, एनएफसी अवार्ड को जब तक आप नहीं देंगे, इस वक्त में और आप जब बात कर रहे हैं तो पंजाब और सिंध के पास एक एक हजार अरब रुपया, एक हजार अरब रुपया बैंक में रखा हुआ है सरप्लस। लेकिन आपको अगले साल फिर इनको 8,000 साढ़े 8,000 अरब रुपया देना पड़ेगा, आपको फिर 14,000 अरब रुपया लोगों के ऊपर टैक्स लग जाना पड़ेगा। तो आप तो लोगों को मार रहे हैं। 70,000 रुपया आप पाकिस्तानी से एक टैक्स ले रहे हैं साल का, तो वो कहां से बेचारा दे सकेगा। और अच्छा, इसमें कोई आपको लगता है कि ज़ाहिर है कि अगर आपको मईशत को मजबूत करना है तो आपको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको नज़र नहीं आता। तालीम पे, हेल्थ पे, वो चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ बड़ी बुरी तरह से निगलेक्ट हो रही हैं। आमिर भाई, मैं और आप बड़े खुश थे, पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश था। और अल्लाह ताला का करम भी था वहाँ पे कि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फौज ने हमें सरखरू किया और हम हिंदुस्तान से ये जंग जीते। लेकिन हिंदुस्तान से सिर्फ जहाज़ों की जंग तो नहीं जीतनी ना। आपके पास अगर 2 करोड़ 70 लाख बच्चा स्कूल के बाहर हो तो हम तालीम की जंग तो हार रहे हैं ना। अगर आपके पास 40% बच्चा स्टंटेड हो, 15%, 17% बच्चा वेस्टेड हो, तो हम सेहत की जंग तो हार रहे हैं ना। अगर आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है और 40% लोग खतरे गुर्बत के नीचे हों, तो हम मईशत की जंग तो हार रहे हैं ना। और उसके बाद ये कि अगर हिंदुस्तान ने 20 अरब डॉलर इस बार बोला है हम अपना डिफेंस बढ़ा देंगे, तो हमको उनके सामने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमारी मईशत सुकड़ती रहेगी तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे। इस साल तो चलो हम पीएसडीपी, अल्लाह करे पीएसडीपी से बढ़ा रहे, नहीं तो ये तो खैर नहीं करेंगे, ये तो हमारे ऊपर ही वजन और डालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी मईशत को बढ़ाना होगा, बच्चों को तालीम देनी होगी, बरामदात बढ़ानी होगी, मईशत में रिफॉर्म्स लाने होंगे। तो ये अब ये इनका 1 साल गुजरा औरंगजेब साहब का, आपको लगा कि कुछ वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे हुए कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बेहतर हुए, कुछ बरामदात पे तवज्जो हुई है, जो स्ट्रक्चरल कमज़ोरियाँ हैं हमारी मईशत की उस पर कोई तवज्जो हुई है, या बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, माजरत के साथ। देखिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो गई है, इसमें कोई बहस नहीं है। तो कैसे हो रही है फिर वो, अगर कोई तवज्जो नहीं है तो? तो दुनिया भर में तेल की कीमत कम हुई है। अच्छा। तेल की कीमत कम करने से हमारा 4-5-6 बिलियन डॉलर्स तो इंपोर्ट के अंदर, जो हम 25 बिलियन का 30 बिलियन का इंपोर्ट करते थे तेल का, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया। उसके बाद आप देखें कि दुनिया भर में कमोडिटी साइकिल जो है वो नीचे आई है। तो गंदम सस्ता हो गया, खुर्दनी तेल, खाने पीने का तेल सस्ता हो गया, चावल सस्ते हो गए, कपास सस्ती हो गई, दीगर चीज़ें सस्ती हो गई। जब दुनिया में चीज़ें सस्ती हुई, LNG सस्ता हो गया जब इंपोर्ट करते हैं, तो हमको इन चीज़ों में तो राहत और रिलीफ मिला है ना, हुकूमत पाकिस्तान को। तो इसकी वजह से महंगाई कम हुई और जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे वो कम हुए, तो हमारी डेट सर्विसिंग कम हुई, उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक फ़ायदा हुआ है। हम तो हमेशा से कहते थे कि पाकिस्तान $60 पे बहुत वायबल है, 70 पे भी वायबल है अगर दुनिया भर का तेल है। मसला तो जब होता है जब $80-90 का तेल और $100 हो जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं बजट से पहले मैं चाहूँगा बजट पे भी करूँ कि क्या आपके अंदेशे है तवक्कुआत हैं आने वाले बजट से? हम भी देख रहे हैं जो लेजिस्लेशन जिस तरह की हुई है, भी कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से हुई है, और उसको मेरी यहाँ के जो इंडस्ट्री के लोगों से बात हो रही थी कराची के खुसूसन, वो बड़े नाराज़ थे कि जी पहले हमें इंसेंटिव दिया गया कि हम कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाएं, फिर एक बगैर लेजिस्लेशन, बगैर बहस किए, लेजिस्लेशन तो हुई है, बगैर बहस किए जो है उसको आप लोगों ने कहा कि जी मतलब है ग्रिड से जोड़ेंगे। किस तरह से देखते हैं, कितना ज़रूरी था ये चीज़ या गैर ज़रूरी थी जो किया है हुकूमत ने, और क्या पैगाम दिए? सर, $6 बिलियन की पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जनरेशन के इक्विपमेंट पड़ा हुआ था जो कि गैस से चलाते थे। लोगों को इन्होंने कहा था कि आप लगाएं, उसके बाद आपने जब खत्म किया तो आपने कम से कम नोटिस भी नहीं दिया। एक दिन आपने कह दिया कि भाई पिछले महीने से लगी हुई है लेवी। इस तरह तो नहीं होता। इन्होंने जो साइन कर दी तो लोगों को उस वक्त बताना चाहिए था। इस वक्त अगर आप बिजली पे जाते हैं तो टिपिकली आपको 2 साल लगते हैं कि इंडस्ट्री को बिजली के इलेक्ट्रिक से लेते हुए, लेकिन 2 साल के दरमियान में भी लेवी लग रही है और फिर बिजली सस्ती हो गई है लेकिन लेवी ज्यादा हो गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है हुकूमत इस किस्म की एड हॉक पॉलिसीज क्यों करती है। और क्योंकि इस हुकूमत में सिंध के बहुत कम लोग शामिल हैं,
तो वो ज़रा सा इधर का ख्याल भी नहीं करते, इनको ये एहसास नहीं होता कि यहाँ की इंडस्ट्री को कितना मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती हुई है ये। नहीं तो पीपल्स पार्टी तो कह रही थी, इन्होंने शुरू में कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन फिर जाके सेनेट में वोट डाला, उसके बाद कौमी असम्बली में भी डाल दिया। तो पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि मीटिंग भी हुई, फिर जो पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके ये कहा कि हम वोट नहीं देंगे, तो फिर वो लोग आए हुकूमत वाले और कुछ बातचीत करी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी प्रेशर आया और उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन ये तो बिल्कुल सरासर थोड़ी सी ज्यादती हुई है, मतलब ये सीरियसली ये देखा नहीं, बड़ी ज्यादती हुई है सिंध के वाकई जो इंडस्ट्रीज है उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मुझे क्विकली नए बजट के हवाले से क्या आपकी तवक्कुआत और क्या अंदेशे हैं? सर इस हुकूमत से तवक्को लगाना तो मेरे ख्याल से एक फूल्स एरंड होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो एक्स्ट्रा पैसे इनको चाहिए होंगे डिफेंस वगैरह के, वो अच्छा उसका नाम लेकर, और जैसे आपको मैंने कहा कि नए नए नाम से कार्बन लेवी या हेल्थ टैक्स करके नाम से टैक्स बढ़ाएंगे, कहीं पर भी आवाम को रिलीफ मुझे देते हुए नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा कोई नॉमिनल सा कोई टैक्स में कोई कम कर दिया तो उसकी बड़ी शहनाइयाँ बजाएंगे ये लोग, लेकिन जो असल काम करना चाहिए कि PSDP को कम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो असल काम करना चाहिए कि अखराजात में कमी नहीं कर रहे। अच्छा क्विकली, इससे पहले कि मैं इस सेगमेंट को वाइंड अप करें कि IMF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी दरामदाद में कुछ पाकिस्तान नरमी करे और जो यूज्ड गाड़ियां हैं उनको जो है उसको कहते हैं दरामदाद की इजाज़त दे। किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेप को? बड़ी मुश्किल से तो आप तजारती तवाज़ुन आपने ठीक किया था, अपना खसारा ज़रा सा बेहतर किया था। देखिए IMF वो कहते हैं ना, नौकरी किया तो नखरे किया। अब IMF की भी एक बेसिकली करना तो पड़ेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक को एक जरा सा एक ये आइडियोलॉजिकल वो है कि ड्यूटी इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस कम करो जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। और तो वैसे मेरे ख्याल से गाड़ियों के ऊपर थोड़ी सी ड्यूटी कम कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे जो है गाड़ी वाले थोड़े से कम पैसे कमा लेंगे तो मरना नहीं है। गाड़ियाँ अगर सस्ती हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमको बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि ऑलरेडी आपने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्तों में एलसीआं खेलना डेफिसिट आपका बढ़ेगा नहीं अगर आपने फिर मतलब है गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दी फला, मतलब जो हमारी अब्यूज होता है हमेशा। नहीं अब्यूज तो होगा, लेकिन स्टेट बैंक आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से एलसीआं इतनी जल्दी जल्दी नहीं खोलने देगा। मेरे ख्याल से इनफॉर्मली वो कंट्रोल कर लेगा थोड़ा सा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ अपना वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, अगर भारत की रेशे दवानियों का मुकाबला करना है, भारत की जाहिरियत का मुकाबला करना, उसकी साजिशों का जो है मुंह तोड़ जवाब देना है, तो उसके लिए पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और ये इस्तेहकाम जो है कोई और लेकर नहीं आएगा, IMF नहीं ला सकता ये इस्तेहकाम। इसके लिए कोई और दोस्त मुल्क जो है वो हमारे सियासी मसाइल हल नहीं करा सकता। ये काम हमें खुद करना होगा। और उसकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आएगी आयद होती है वो होती है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत ये काम करने के लिए क्या आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोच लेकर सामने आती है, माशी महाज पर भी और सियासी महाज पर भी। माशी महाज में मैं समझता हूँ कि इसमें दिन लगेंगे, वो ज़्यादा मेहनत तलब काम है क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें टेढ़ापन आ गया, लेकिन सियासी मामलात को जल्द ठीक किया जा सकता है। और उसके लिए यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है अपने कहते हैं ना कि रिश्ते नातों के अंदर जो है तवाज़ुन लेकर आना होगा, इस्तेहकाम लाना होगा, ताकि जो हमारी सियासी कहते हैं ना अपोजिशन है वो लेजिटिमेट तौर के ऊपर जो है अपना किरदार अदा कर सके। इसी के साथ आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।